जिंदल, मैं जानना चाहता हूं कि अब जब कि ये तय हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस कश्मीर में, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो उसका मैनिफेस्टो है, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं कि जैसा कि सैफुद्दीन सोज भी कह रहे हैं कि 5 अगस्त 19 के पहले की जो स्थिति है उसको बहाल करना, या एक तरीके से उसको लेकर इस कश्मीर के लोगों में बहुत तरह की बातें हैं जिसको कि चुनाव में बताएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं। जनता तो बाद में बताएगी चुनाव के बाद, वोटिंग के दौरान। रंजीत जी, हमारे देश में प्रत्येक नागरिक की एक राजनीतिक अभिलाषा होती है। आज मैं अगर देश में बात करता हूं, विभिन्न राज्यों की, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वहां के मूल रहवासियों की एक राजनीतिक अभिलाषा है कि उनकी संस्कृति का एक राज्य भी हो, जिसमें वे अपने एक संस्कृति का राजनीतिक जो एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन जिसको कहते हैं, उसका एक एक्सप्रेशन ढूंढते हैं। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी अगर अपना राज्य चाहते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जम्मू कश्मीर राज्य के अवधारणा के खिलाफ कौन है? देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य की अवधारणा को लेकर तो कोई सवाल नहीं है ना। सवाल तो यह है कि धारा 370 होनी चाहिए या नहीं। रंजीत जी सुनिए, अभी वर्तमान में सरकार ने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया है जम्मू कश्मीर। हाँ, और आर्टिकल 243 के तहत जम्मू कश्मीर का जो पूरा प्रावधान है उसमें उसको एक फुल स्टेटहुड नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है, लेकिन दिए जाने की बात है। और ये कहा गया है कि भाई हाँ, चुनाव के बाद ये एक प्रक्रिया के तहत वो होगा। रंजीत जी देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा लिया गया 5 अगस्त को, और जिस तरह से 5 साल तक उसमें किसी भी प्रकार का लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ, और इसके पश्चात अब एक यूनियन टेरिटरी के तरह जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, उसे एक स्टेटस दिया गया है जो स्टेटस वर्तमान में दिल्ली का है और पौंडीचेरी का है। सरकार ने ऐसा बिल्कुल भी किसी प्रकार से स्पष्टता से नहीं कहा है। नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं। लोकेश जिंदल, आपसे सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए कि आपकी सहयोगी पार्टी जो कश्मीर में है उसने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि भाई हम धारा 370 की पुनर्बहाली के लिए लड़ेंगे, हम 5 अगस्त 19 के पहले की स्थिति को बहाल करने के लिए लड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा साहब, आपका गठबंधन है उसके साथ, आपका स्टैंड क्या है, आप इस पर बात करिए ना। रंजीत जी, लोकतंत्र में तो वहां की जनता ये तय करती है कि किस तरह का राज्य का दर्जा उन्हें चाहिए। क्या अगर वे खुश थे कि 370 के दर्जे के साथ में कश्मीर में शांति है, अमन है, और इस तरह का दर्जा कश्मीर की आवाम चाहती है, उसकी जनता चाहती है, तो संविधान के तहत असल लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब वहां की जनता और उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को हम समझे। आप सवाल गोलमोल घुमा रहे हैं शिवम त्यागी। सवाल का सीधे सवाल का सीधा जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब दिया जा रहा है कि वहां की जनता, वहां के लोगों की एस्पिरेशंस और उनकी चाहत, उनकी इच्छा। भाई मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल सवाल है और एक पॉलिटिकल स्टैंड इस पे सामने आना चाहिए, और ये देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि धारा 370 को लेकर इस देश का एक स्टैंड रहा है। और भाई जब वो सवाल आज फिर से उठने लगा है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं, आप इस तरफ हैं कि उस तरफ हैं। ये नहीं बताना चाहते। बिल्कुल ठीक बात है रंजीत जी। एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गांधी खानदान है, इसने जम्मू कश्मीर की बर्बादी में जो रोल निभाया है, मुझे लगता है शायद ही किसी ने निभाया हो। जिस तरीके से राहुल गांधी रात को 11 बजे लाल चौक पर आइसक्रीम खा रहे हैं, आशा करता हूं कि ये तस्वीरें इसी तरीके से बनी रहेंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बर्बादी में पर्टिकुलरली इस खानदान का जो हिस्सा है वो किसी का नहीं है। एग्जाम्पल, 1987 में जब रिगिंग हुई थी, 1987 में जब जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए थे और वहां पर चुनाव में रिगिंग का आरोप लगा था, धोखाधड़ी का आरोप लगा था, 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से सलाउद्दीन, जो बाद में मुजाहिदीन का जो है
आतंकवादी संगठन का मुखिया बना, वो वहां पर चुनाव लड़ा था सारे फ्रंटल्स को इकट्ठा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। और उसके बाद जो स्थितियां खराब हुई, जैसे ही वो चुनाव हारा, उसके बाद वो आतंकवादी संगठन चला गया। उसके बाद यासीन मलिक जो उसका साथी था, उसने जेकेएलएफ बनाई, उसने आतंकवाद किया। जिस तरीके से राजीव गांधी की सरकार ने सभी एक्सट्रीमिस्ट के सामने सरेंडर करके आतंक की राह पर जम्मू कश्मीर को भेज दिया था, और उसके बाद पंडितों का एग्जोडस हो और चाहे कश्मीर के वो हालात हो, ये इस गन कल्चर को और इन सब चीजों को लाने वाला ये खानदान ही है, ये परिवार ही है। मैं आशा करता हूं कि उनका एक और वारिस आज जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, और उस जम्मू कश्मीर में पहुंचा है जहां पर तस्वीरें बेहतर हैं, जहां पर लाल चौक पर तिरंगा है, जहां पर कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, जहां पर कोई गन कल्चर नहीं है, जहां पर वो 11 बजे आराम से बैठकर आइसक्रीम खा सकता है, क्योंकि उनके पिताजी ने जो कश्मीर में बनाया था और जो दिल्ली ने सरेंडर किया था श्रीनगर के सामने, अब ऐसी स्थिति नहीं है। दिल्ली में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उस जम्मू कश्मीर को वहीं पर वापस ला दिया जहां पर वो था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं और क्या करने की उम्मीद रखते हैं और क्या फिराक में है। विषय बहुत साफ है, वो आज भी वही चाहते हैं जो उनके पिताजी चाहते थे। एग्जाम्पल, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम 370 की बहाली के लिए काम करेंगे। अगर कांग्रेस का उनके साथ फिर से जो है गठबंधन होता है तो जाहिर बात है कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि वो भी 370 को जो है फिर से वापस लाने में उनके साथ है, मदद करेंगे। पाकिस्तान से बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम उनसे बातचीत स्थापित करेंगे। अब जम्मू कश्मीर कोई अलग से कोई देश तो है नहीं, हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो अब पता नहीं वो राज्य से देश कैसे बात करेगा, भगवान ही जाने। पहले तो गन कल्चर में ही आदान प्रदान होता रहा है, देश ने तो कभी किया नहीं है। अब इससे आगे आते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की जो गाथा है और उनका जो आइसक्रीम खाने की गाथा है, वो सिर्फ इतनी ही नहीं है। सिर्फ राहुल गांधी वहां पर आइसक्रीम खा रहे हैं, वो इतनी छोटी सी बात नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। 2019 से पहले 1619 के बीच में जो है 3 साल में अप्रोक्सीमेटली सेना, पुलिस और सिविलियंस की जो आपस में लड़ाई झगड़े होते थे या मुठभेड़ होती थी, उसमें 124 लोग मरे थे। पिछले 4 साल से एक आदमी नहीं मरा है, एक सिविलियन की जान नहीं गई है। एक वो कश्मीर हमने बनाकर इनको दिया है। अगर मैं इससे बात करूं, आजादी के बाद से जब तक 370 हटा है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। रुक जाइए प्लीज, 14,000 करोड़ का मैं आपके बीच में नहीं, साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। नहीं, मुझे मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था जम्मू कश्मीर में आजादी से 2019 तक। आज अगर मैं मात्र 2 साल की बात करूं तो 81,122 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहां पर है। 30 साल में जहां पर फिल्म थिएटर नहीं खुले थे, वहां पर आज जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी के तहत 50 से ज्यादा फिल्में बनी हैं और 4 थिएटर खुले हैं। अब सोच साहब तो दिल्ली आके तो फिल्म देख लेते हैं। सोच साहब तो पैसे वाले लोग हैं ना भाई, वो कांग्रेस के, लेकिन वहां की जनता को फिल्म देखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको हार्डलाइनर बने रहना है वहां पर। एक मिनट, नहीं चल सकता है, फिल्म देखने का सवाल ही नहीं है। अरे फिल्म को सवाल है, क्यों सवाल नहीं है? बेसिक राइट है भाई, सवाल क्यों नहीं है? नहीं तो सैफुद्दीन, आप ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई बदलाव, कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया। एक मिनट शिवम त्यागी, वही सवाल मैं उनके पास लेके जा रहा हूं कि सैफुद्दीन सोज, क्या आप ये कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया, लोगों का जीवन बेहतर नहीं हुआ वहां? देखिए, जहां तक 19 अगस्त नहीं, सुनिए, आपकी वजह से थोड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग सियानी है, पॉलिटिकली बड़े बालिग हैं, उनको पता है कब क्या करना चाहिए। अब असेंबली में जब पहुंचेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनका एक कमिटमेंट है लोगों के साथ कि जो कुछ 5 अगस्त 19 को हुआ वो हम कलअदम करेंगे। हम जमहूरी तरीके से पूरा बहस करके उसको कलअदम करेंगे। अच्छा, तो इसके पहले यानी कि जो लोगों के पास, यानी कि जो 2019 के पहले हो रहा था, 5 अगस्त 2019 के पहले हो रहा था, वो भी तो वहां की जमहूरियत, वहां के लोगों की मर्जी से ही हो रहा था। फिर इसका मतलब जो खून खराबा हो रहा था, जो विनाश था, वो सब वहां के लोगों की मर्जी से हो रहा था। अगर आज आपको देखे लोगों की मर्जी उसमें कैसे होगी? सवाल यह है कि यहां आतंकवाद था या दूसरी किस्म की तकलीफ थी तो समाज में गड़बड़ था,